अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा, सीपीसीटी और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। Hey everyone, welcome or welcome back to my another video. My name is Rupali. I'm working as a training officer. So आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी नोटिफिकेशन जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है, जिसमें कुल 1174 वैकेंसीज निकली हुई हैं सहायक ग्रेड 3 के पद की। सो आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन को। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 17/8 से स्टार्ट हो गई है 12 बजे से, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर शाम 5 बजे तक। इसका विशेष ध्यान रखें। कई बच्चे क्या करते हैं, 15 तारीख है सोच के वो बैठे रहते हैं लास्ट मोमेंट के लिए, और 5 बजे तक ही है सिर्फ शाम को। इसके बाद अगर आप भरेंगे तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो 19/9 से स्टार्ट हो जाएगी, 21/9/2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो ऑफ़िशियली अभी अनाउंस नहीं हुई है, ये चीज़ आपको बाद में इसका नोटिफ़िकेशन आएगा इसी वेबसाइट पे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है, www.mpHC.gov.in पे, ठीक है। ये विज्ञापित पद का संक्षिप्त विवरण, तो ये सहायक ग्रेड 3 का पद है। इसका जो ग्रेड पे होने वाला है वो 1900 ग्रेड पे होगा, ठीक है। तो इसका जो बेसिक रहेगा वो 19,500 रहेगा, और इसके अलावा आपको जो डीए चल रहा है प्लस एचआरए ये सब ऐड करेंगे अगर हम, तो इसकी जो सैलरी है वो 28 से 30K के बीच में होगी, इनिशियल सैलरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वैकेंसीज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो इस पद के लिए जो आरक्षण दिया हुआ है फीमेल कैटेगरी को वो 35% है कुल रिक्तियों में से, टोटल वैकेंसीज में से। देन अगर हम देखें सैनिकों को, दैट मीन्स एक्स सर्विसमैन को 10% का आरक्षण दिया हुआ है, और दिव्यांगजनों को 6% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और जो ओवरऑल एक आरक्षण की तालिका है वो ये है, जनरल के लिए 27% एंड एससी एसटी और ओबीसी के लिए 13% यहाँ पे भी होल्ड रहेगा, ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। सो उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रहे हैं यहाँ पे वो है 1174, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग पोस्ट, सो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, शुद्धि पत्र के माध्यम से देखने को मिलेंगे इस वेबसाइट पे, ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में, आपकी एलिजिबिलिटी, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, ठीक है। तो इसमें बेसिक से ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन सीपीसीटी स्कोर कार्ड मांगा गया है। सीपीसीटी स्कोर कार्ड मांगा गया है मतलब इसमें जो है आपका हिंदी टाइपिंग, ठीक है, और आपका जो टेस्ट होता है कंप्यूटर का वो पास होना चाहिए, तो आपका स्कोर कार्ड तो निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ मैंडेटरी, अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग जो है वो आपको पता होगा, हिंदी में एटलीस्ट 20 वर्ड्स पर मिनट आपके होंगे तो आपका सीपीसीटी क्वालीफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंस्टीट्यूशनल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। तो किसी भी एमपी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डीसीए हो सकता है, पीजीडीसीए हो सकता है ना? ये सारे जो डिप्लोमाज़ और भी डिप्लोमा होते हैं वो सारे अगर आपने किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। इसके अलावा जब हम आगे नोटिफिकेशन में बात करेंगे तो हम एक एक्सेप्शन भी देखेंगे इसमें। एक एक्सेप्शन है, अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो इनके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आपने वो कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का जब एग्ज़ाम दे देते हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद इनके डाउट्स आते हैं कि मैम ये जो है हमारे पास अभी डिग्री नहीं आई है हमारी, हमारे पास स्कोर कार्ड नहीं है, हमारी ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है ना? तो उस चीज़ को यहाँ पे एकदम क्लैरिफ़ाई करके रखा है कि आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है या जितनी भी मार्कशीट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि बाद में कर लेंगे तो चलेगा क्या? अगर वो आपका इस डेट के पहले का या इस डेट के पहले का ही होना, अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 15/9 के बाद की होंगी तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? मेंशन है उसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसकी मार्कशीट है, सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो इश्यू हो जाने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, ठीक है? तो इस डेट के पहले आपने अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपका तभी आप ये फॉर्म भरें, वरना अननेसेसरी लास्ट में प्रॉब्लम होती है। आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। देन नेक्स्ट है
जो डिप्लोमा माँगा गया है यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स वो कहाँ से होना चाहिए? तो ये कुछ रिकॉग्नाइज़्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ से आपका डिप्लोमा मान्य होगा। जैसे कि अगर आपने आईटीआई से कोपा में किया हुआ है, तो वो भी एप्लीकेबल है। आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने किया है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स, तब भी आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है? ऐसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है? तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं डिप्लोमा के लिए। ठीक है? यहाँ पे एक की इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि उक्त कंप्यूटर डिप्लोमा के अतिरिक्त निम्नलिखित अर्हता भी मान्य होंगी। अगर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, लाइक बीई है आपकी सीएसईआईटी से, एमसीए है, बीसीए है, एमएससी है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है? इसके अलावा एआईसीटीई से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही बीएससी, बीकॉम डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्ययन सम्मिलित है, वह मान्य नहीं होंगी। ये चीज़ है, ठीक है? वह मान्य नहीं होंगी। बीएससी, बीकॉम डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर का एक विषय है, ऐसी डिग्रियाँ मान्य नहीं होंगी। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है? देन रिज़र्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब अगर हम आगे इसमें बढ़ें तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एज लिमिट, ठीक है? तो अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट मध्य प्रदेश व अन्य राज्य के पुरुष आवेदक के लिए अनारक्षित कैटेगरी में 40 इयर्स इसकी एज लिमिट है। मध्य प्रदेश राज्य के पुरुष आवेदक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इतना है। मध्य प्रदेश राज्य के पुरुष व महिला आवेदक ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए हैं, तो 45 एज है, ठीक है? देन मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कि कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए 45 इयर्स ऑफ एज लिमिट आपके लिए एलिजिबल हैं आप 45 इयर्स तक, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश व अन्य राज्य की सभी महिला व सभी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी 45 इयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस की, तो फीस स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस प्रकार है। जो यूआर कैटेगरी है, उसके लिए फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, टोटल 943.40। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ये 743.40 रुपीज़ रहेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम देखें तो 2 स्टेजेस में होने वाला है। फर्स्ट जो है वो प्रिलिमिनरी अब सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 स्टेजेस में होने वाला है। पहला जो होने वाला है वो प्रारंभिक परीक्षा, दैट मीन्स प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। देन उसके बाद एक स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसमें 50 मार्क्स का होने वाला है, जो कि आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब अगर हम इसको इन डिटेल समझें, तो ये नोटिफ़िकेशन में क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? इसका सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, मीडियम सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। तो जो 100 मार्क्स का होने वाला है पेपर आपका प्रीलिम्स जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जीके, जीएस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी, ठीक है? जनरल नॉलेज, जनरल साइंस तो आने वाला है ही इंडिया का, ठीक है? इसके अलावा एमपी का भी जीके आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 20 मार्क्स के, ठीक है? दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन और आंसर होने वाला है। फिर है मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग सेम है, 20-20 नंबर का आएगा। हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी का 20, इंग्लिश नॉलेज का 20, कंप्यूटर नॉलेज का 20। तो इस तरीके से इसमें 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 20-20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20-20 मार्क्स के। तो टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है? जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या चीज़ें आने वाली हैं, कितना मार्क्स होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग का मेंशन नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट स्टेज होने वाली है हमारी हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है? सो इसमें जो है वो 350 वर्ड्स अप्रॉक्स आपको लिखने होंगे, ठीक है? 50 मार्क्स का होने वाला है 10 मिनट में। तो अप्रॉक्सिमेटली आपको 35 वर्ड्स जो हैं वो पर मिनट यहाँ पे लिखने होंगे, तब जाके आप 350 वर्ड्स अप्रॉक्स लिख पाएँगे 10 मिनट के अंदर, ठीक है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, रेमिंगटन गेल ही में ही आपको जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम नीचे इसमें चलें, तो टाइपिंग के दौरान डिलीट की, एरो की व माउस बंद रहेगा, सुधार कार्य के लिए केवल बैकस्पेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? 10 मिनट में आपको 350 शब्द लिखने रहेंगे। मैटर जो है वो आपका स्क्रीन पर होगा, उसको देख के आपको टाइप करना है। पहले इसमें डिक्टेशन हुआ करता था, वो चीज़ इधर से हटा दी गई है, ठीक है? नेक्स्ट है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौशल परीक्षा में केवल 350 शब्दों का को टाइप करने का स्पेस रहेगा। अगर आपने गलत लिखा, स्पेस ज़्यादा कर लिया, तो उतना आपके पास स्पेस ही नहीं होगा,
ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत सँभल के टाइपिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी-सी भी मिस्टेक की तो वर्ड्स प्रॉपर उसमें बनेंगे ही नहीं, उतना स्पेस ही नहीं होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइपिंग का जो मूल्यांकन है वो किस तरीके से होगा, ठीक है? तो इसमें मेंशन्ड है कि अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटि, ठीक है? हर एक जो शब्द छूट गए हैं या फिर हर एक जो आपकी गलती है उसमें आपके इतने मार्क्स 0.5 मार्क्स आपके कट जाएँगे, ठीक है? और साथ ही अगर आपने बैकस्पेस किया हुआ है जितने भी टाइम आप बैकस्पेस करेंगे, उतना टाइम आपका जो है वो 0.1 मार्क्स जो है वो कटेगा, ठीक है? अगर आपने 5 बार बैकस्पेस दबाया है, तो आपका 0.5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है? ऐसे ही अगर आपने 2-3 जितने भी गलत किए हैं या फिर छोड़े हैं, उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये 0.5 आपके मार्क्स कटेंगे, तो इस हिसाब से आपका जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है? और रेमिंगटन गेल में आपको करना है टाइपिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो है वो जो रिज़ल्ट है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किस पे पब्लिश होगी? जो वेबसाइट अभी बताई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इसका रिज़ल्ट पब्लिश होगा। सबसे पहले आपका जो है वो टेस्ट होगा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में अगर आप क्वालीफाई करते हैं तो वो रिज़ल्ट आपका पब्लिश होगा, ठीक है? उसके बेसिस पे आपको स्किल टेस्ट देने मिलेगा, ठीक है? अगर स्किल टेस्ट में आप क्वालीफाई करते हैं तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? ये एक प्रोसेस है, ये एक फ्लो है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, ठीक है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो कि हमेशा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये त्यागपत्र एवं बंधपत्र का निष्पादन ये क्या है? बॉन्ड क्या है? तो मैं आपको बता दूँ एक बॉन्ड भरा जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जॉइन तो कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। मेरी खुद की एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जिसका हुआ था और फिर उसने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है? तो उसका केस अलग था बट इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं। तो एक 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वह न्यूनतम कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक इस सेवा को देगा। यदि वो इस अवधि के पूर्ण वो त्यागपत्र देता है या फिर किसी भी रूल का उल्लंघन करता है तो उस बंधपत्र के शर्त के अकॉर्डिंग उसका जो है उसको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यदि अभ्यर्थी कर्मचारी पूर्व अनुमति अगर प्रॉपर वो चैनल के थ्रू प्रॉपर परमिशन से किसी और एमपी की या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसको स्वीकार करने के लिए त्यागपत्र देता है तो उसका बंधपत्र की राशि जो है वो उसको भुगतान करना आवश्यक नहीं होगी। तो अगर उसका सिलेक्शन किसी और डिपार्टमेंट में हो जाता है एमपी के या सेंट्रल के, तो फिर उसको ये जो है बॉन्ड का अमाउंट नहीं फिल करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।